Hello dear students, we are going to learn a topic. A topic for discussion is what are the requirements for DNA replication. Therefore, we are going to learn about different requirements of DNA replication. This video is going to be very important for exam point of view. Question has come from directly for requirements of DNA replication. Therefore, watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक हमारा टॉपिक का डिस्कशन है डीएनए एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट या आवश्यकताएं होती हैं। इस पे बेस्ड डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज़ रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। Therefore, we are going to start with the process of DNA replication के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोसेस में पहला पॉइंट लिखा हुआ है साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कहाँ पे होती है डीएनए रेप्लिकेशन? सेल के अंदर। कहाँ होती है? एस फेज़ में होती है। एस फेज ऑफ सेल साइकिल है। सेल साइकिल की डिफरेंट फेजेस होती हैं। सेल साइकिल की दो फेज़ होती है, इंटरफेज़ और एम फेज़। इंटरफेज़ एंड एम फेज़। ये एस फेज़ किस में आती है? इंटरफेज़ में आती है, एम फेज़ में आती है। आपने अगर सेल डिवीज़न पढ़ लिया है तो आप कमेंट करके बताओ कहाँ पे आती है, ये कहाँ पर आती है बताओ, इंटरफेज़ में या एम फेज़ में, किस में आएगी? ये इंटरफेज़ को 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं, G1, S और G2। तो ये किसका पार्ट है? एस फेज़ का पार्ट है। और ये सेल में अगर लोकेशन पूछ लिया जाए तो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। कौन सी फेज़ में होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब सेल डिवाइड करती है उससे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए। आपको पता है रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए से नया डीएनए बनाया जाता है। तो सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, जिससे डीएनए बनाना है। तो उसके भी 3 to 5 स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करते हैं। डीएनए की सिंथेसिस की जो डायरेक्शन होती है वो 5 to 3 होती है। इसे टेम्पलेट कौन सा काम करता है? स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में। उसके अलावा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट वाले। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। हमने मोनोफॉस्फेट वाले पढ़े थे, ये कैसे हैं? ट्राई वाले। 2 फॉस्फेट और ऐड हो गए हैं, तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीऑक्सी शुगर है तो इससे डी लगा दिया सबके आगे। ये क्या काम करते हैं? देखो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स सर्व ड्यूअल पर्पस, 2 काम करते हैं। 2 काम क्या करेंगे? एक तो सबस्ट्रेट का काम करेंगे। तो सबस्ट्रेट जब ये ऐड होंगे तो उसी समय इनसे 2 फॉस्फेट निकालने पड़ेंगे। 2 फॉस्फेट निकालेंगे तो एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी वो किस काम आती है? एग्जिस्टिंग चेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड के साथ में नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है रेप्लिकेशन में। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से। तो रेप्लिकेशन एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी सेल को लगानी पड़ती है। इसलिए ऐसा करने के लिए इसके पास में क्या होते हैं? सेल के पास में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एनर्जी का सोर्स भी होते हैं, और साथ में सबस्ट्रेट, जब वो मोनोफॉस्फेट में होते हैं तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनेसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सीसाइक्लिन मोनोफॉस्फेट, इस फॉर्म में चेन के साथ जुड़ेंगे, चेन का पार्ट बनेंगे मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। जबकि ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट थे और 2 फॉस्फेट निकलने से एनर्जी निकली। उस एनर्जी को ही एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। 2 हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, पहली टेम्पलेट, दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है एंजाइम। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या करता है? ये डीएनए के अंदर कट लगाने का काम करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी करता है। फिर बाद में क्या करेगा? ये कट लगाएगा, निक लगाएगा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के अंदर। एक तरह ये कह सकते हो सीजर का या कैंची का काम कर रहा है। तो ये सीजर और कैंची कौन होता है? हेलिकेज एंजाइम। साथ में क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटा देगा, क्योंकि जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स डीएनए पॉलीमरेज का है वो आकर के इजीली वहाँ पे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए बना सके, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन करने में सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है? हेलिकेज एंजाइम आता है। उसके बाद में जब आपने को पता है कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। अगर आप इसके हेलिक्स को कहीं से भी काट दोगे, मान लो यहाँ से काटा, तो इसमें टेंशन जो बनी हुई थी पहले वो रिवर्स डायरेक्शन में भागेगा। तो इसके अंदर जो रिवर्स डायरेक्शन में जाने से जो है, मान लो ये ऐसे फोल्ड हो रखा था, तो ये ऐसे फोल्ड
दूसरी डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि टेंशन जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगी, तो इससे टेंशन को रिलीज़ करना पड़ता है। तो टू रिलीज टेंशन बीइंग डेवलप्ड इन कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसके लिए जरूरत पड़ती है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम और टेंशन को रिलीज़ कर देगा और वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा स्ट्रैंड, इसलिए टेंशन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर टोपोआइसोमरेज होता है। गायरेज जो होता है ये सेम काम करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर तो टेंशन निकालने का काम कौन करता है, गायरेज, और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज। दोनों का काम क्या है, जब कट लगा देंगे, कट लगाने के बाद में जो है वहाँ पे आकर के जो टेंशन डेवलप हो रही थी उस टेंशन को वहाँ से रिलीज़ करने का काम है और स्टेबलाइज करने का काम है स्ट्रैंड्स को। इसके लिए फिर साथ में क्या चाहिए इसको, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ऐसे प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन जो कि क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर देंगे। टोपोआइसोमरेज या गायरेज के द्वारा काम करने के बाद में वहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। एसएसबी वहाँ पे आकर के उसको होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया है। फिर नेक्स्ट है प्राइमेज। प्राइमेज क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। जब हम यहाँ पे देखते हैं रेप्लिकेशन, तो वहाँ पे स्टार्ट करने के रेप्लिकेशन के लिए हमें एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए आरएनए का, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर, जिसमें 15 to 20 बेसिस तक होते हैं जनरली। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर का संदेश करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, प्राइमेज। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो प्राइमर नहीं बनेगा और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है प्राइमेज एंजाइम का यहाँ पे होना। प्राइमेज एंजाइम जो है ये संदेश करता है प्राइमर का। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको शॉर्ट में डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज ही मेन एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस करने के लिए। तो ये डीएनए, इसका नाम पूरा क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए बनाया जाता है, इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नया डीएनए बन गया। डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कितने टाइप्स के मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, 3 टाइप के, क्योंकि हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स ही है। यूकैरियोट्स का उसके सिमिलर ही होता है। जो प्रोकैरियोट्स में मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म सिमिलर रहेगा, बस टाइप्स ऑफ एंजाइम अलग होंगे, कुछ यही चीज़ें जो है डिफरेंट होती हैं बस। 3 टाइप कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। These are the 3 different types of DNA polymerase found in prokaryotes में जो मिलते हैं वो ये 3 होते हैं। यही आपको याद करने हैं। इसमें से कौन सा क्या काम करता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स के अंदर 5 टाइप्स के मिलते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन जो है 5 टाइप्स के जो है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो आपको ध्यान किस पे देना है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 जो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं ये आपको सीखना है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और इसको शॉर्ट में ओराई बोलते हैं। जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो पर्टिकुलर रीजन होता है डीएनए का या जीन का, जहाँ से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, तो वो उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बिना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो मतलब प्राइमर कहाँ के बाइंड करेगा, ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो ओराई होता है बेटा प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, 1 ओराई होता है प्रोकैरियोट्स में। और जैसे कि ई कोलाई में नाम दे रखा है, ओराई सी नाम दिया हुआ ई कोलाई के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा या थाउजेंड्स ऑफ ओराई होते हैं। तो क्योंकि लेंथ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा है यूकैरियोट्स में, इसलिए एक साथ पूरे डीएनए का अगर रेप्लिकेशन करना है तो अलग अलग जगह से एक साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ ओराई एक जगह होते हैं, एक साथ थाउजेंड्स ऑफ जगह पे जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है यूकैरियोट्स में। जबकि प्रोकैरियोट्स में 1 ओराई होता है तो एक ही जगह से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्मॉल साइज होता है डीएनए का इन प्रोकैरियोट्स, तो 1 ओराई से काम चल जाता है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स में हमने क्या देखा बेटा, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। पहला हमारा क्या था, डीएनए टेम्पलेट, फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, फिर हमने एंजाइम्स देखे। एंजाइम्स में पहला एंजाइम हेलिकेज, दूसरा टोपोआइसोमरेज, फिर हमने सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स देखा, फिर प्राइमेज एंजाइम पढ़ा, फिर हमने डीएनए पॉलीमरेज उसके टाइप पढ़े हैं, और लास्ट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे हम जो है डीएनए पॉलीमरेज के डिफरेंट टाइप्स, डीएनए पॉलीमरेज के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यहाँ पे पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब है किस डायरेक्शन में डीएनए को, नए डीएनए को बना सकते हैं। तो वो डायरेक्शन तीनों की सेम होती है, जो आप देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए की संदेश की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वो चाहे किसी टाइप का एंजाइम हो, किसी ऑर्गेनिज्म में हो, सेम होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या है, जो नया डीएनए बन रहा होता है उस पर चेक करते रहते हैं
कहीं ये गलत बेस तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस तो लगा दिया है, तो बेस पेयरिंग गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो हटा भी सकते हैं अगर गलत बेस लग गया होगा डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, और वो चेक करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो कौन किस डायरेक्शन में चेक करता है ये हम देखने वाले हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है कॉर्नबर्ग एंजाइम, क्योंकि कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इसके बाद पॉलीमरेज एक्टिविटी जो है 5 प्राइम 3 प्राइम, जिसका रेट क्या है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट में ये ऐड करता है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये दोनों तरीके कर सकता है। ये बनते हुए जो है डीएनए के अंदर यहाँ पे अगर लास्ट बेस लगा है तो इसको भी चेक कर सकता है, या फिर बिल्कुल बन चुके डीएनए के अंदर यहाँ से भी चेक करता हुआ आ सकता है। तो यहाँ से चेक करता ही है 3' एंड पे, ये 5 प्राइम से भी स्टार्ट करके पूरे को चेक कर सकता है। जैसे कि जब प्राइमर को हटाना होता है तो उस समय क्या करता है, ये पूरे चेक करते हुए चेक करता है कि डीएनए में कहाँ पे प्राइमर लगा हुआ है, तो किस डायरेक्शन में काम कर सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उसको वहाँ से हटाने का काम कर सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज 2, ये क्या करता है, ये भी जो है पॉलीमराइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, लेकिन इसका रेट बहुत ही कम है, 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट है, बहुत ही लो, क्योंकि ये सबसे कम काम करता है, सबसे कम काम करता है इन तीनों में से। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये भी कौन सी करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो मेन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करता है, बेटा एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको हम रेप्लिकेस भी बोल देते हैं, मेन एंजाइम बोल देते हैं। मेन एंजाइम कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 3, जो सबसे ज़्यादा काम करता है। तो पॉलीमरेज एक्टिविटीज़ की 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम रहेगी, लेकिन रेट देखो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड तक ये काम कर सकता है, इतना फास्ट इन तीन में से। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है 3 के बाद कौन करता है 1 के बाद में सबसे कम कौन करता है 2। तो अगर 3 काम नहीं किया ना, फिर कौन कर सकता है ये सारा काम 1 कर सकता है, और 1 भी काम ना करे फिर कौन करेगा 2 कर सकता है थोड़ा बहुत। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखोगे तो ये भी 3' टू 5' की ही करता है। तो बनते हुए डीएनए में, नए डीएनए में 3' एंड पे चेक करता है कहीं गलत बेस तो नहीं लग गया है। तो ये आपको जितने भी हमने टाइप्स पढ़े इनकी पॉलीमरेज एक्टिविटी सेम होती है, रेट अलग अलग है बस। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में डीएनए पॉलीमरेज में दोनों होती है, जबकि बाकी में सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली होती है। किसको कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 1 को। मेन एंजाइम कौन सा होता है इनमें से, डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसको आप रेप्लिकेज भी बोल देते हो। तो रेप्लिकेज जो बोला गया है वो इसी को बोला गया है। मेन एंजाइम कौन सा है रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट्स का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में, और हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में सीखना है। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप चाहो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो आपको फिर रिपीट करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा आपको वीडियो लगा। चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।